बच्चों गुड मॉर्निंग। हम सभी जानते हैं कि जीवों का विकास सबसे पहले सरल से जटिल की ओर हुआ है, अर्थात सबसे पहले जो जीव बने उनकी संरचना बहुत ही सरल थी। उन्हीं सरल जीवों में धीरे धीरे वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण उनकी संरचना जटिल होती गई, जिससे वर्तमान समय के जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। इस विकास को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक समय समय पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को कहा जाता है विकासवाद का सिद्धांत, और इन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और लेमार्क ने सर्वप्रथम विकास को समझाने का प्रयास किया था, और उन्होंने अपने मत को एक पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी, फिलॉसफी जूलॉजी में इसका उल्लेख किया है कि जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित वाद को उपाधिक लक्षणों की वर्षानीति के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि लक्षणों की वंशागति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवों के द्वारा अर्जित की गई लक्षणों के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ये कहा गया। अब मैं आपको लेमार्कवाद के विषय में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। तो लेमार्कवाद के अनुसार जीवों पर वातावरण, जीवों की रहन
उदाहरण के द्वारा रिमार्क करें कि वातावरण में जो भी प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव जो है उस वातावरण में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, जिस कारण छोटे जिराफ वाले भी परिवर्तित वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लिए या बदल लिए, उसके बाद वे वर्तमान स्वरूप में आए। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका निर्माण बात, जिसमें ये बताया गया है कि जीवों पर वातावरण में होने वाले प्रभाव का क्या, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं दूसरा बात बताऊंगी विकास से संबंधित दूसरे वैज्ञानिक के द्वारा दी गई बात, जिसे डार्विन बात कहा जाता है। तो दूसरा विकास को समझाने वाला जो बात दिया गया है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा, उनके द्वारा दी गई विकास के सिद्धांत या मत को डार्विनवाद या प्राकृतिक परिणाम के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ही वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर हैंसलो के साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए विश्व सर्वेक्षण दल में शामिल किया गया इनको, और इन्होंने बीगल नामक जहाज के सहायता से पूरे 5 वर्ष तक पूरे विश्व का भ्रमण किया। 5 वर्ष तक भ्रमण करते हुए इन्होंने विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के जीवाश्म, चट्टान और जीव जंतुओं को एकत्र किया। एकत्रित करने के पश्चात जब वे 5 वर्ष के पश्चात अपने देश लौटे, तो जो भी यात्रा के दौरान संग्रहित करके लाए गए चट्टान, जीव जंतु, जीवाश्म के उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनके विचारों का या उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उसको वो 2 पुस्तकों में उसका उल्लेख किया है। एक पुस्तक का नाम है एक प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा समुद्र की यात्रा, और दूसरा है प्राकृतिक वर्णमाला जातियों की, नई जातियों की उत्पत्ति। इन 2 पुस्तकों के माध्यम से डार्विन ने अपने अनुभवों को विश्व के सामने प्रकाशित किया या विश्व के सामने लाने का प्रयास किया। अब मैं आपको डार्विन के द्वारा विकास से संबंधित जो वाद या मत है दिया गया है उसको बताती हूँ। डार्विन के अनुसार जीव वातावरण के अनुसार डार्विनवाद के अनुसार जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतानों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बनाते, वे या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर प्रकृति उन्हें नष्ट कर
देती है। अर्थात जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और संतानों को उत्पन्न करते हैं और नए जातियों की उत्पत्ति इन्हीं जीवों से होती है। डार्विन के अनुवाद की व्याख्या हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है आपका प्रजनन की दर तेज। दूसरा है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष और तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका विभिन्नताएं एवं वंशागति। चौथा पॉइंट है समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। पांचवा बदलते परिवेश के प्रति अनुकूलन। अंतिम पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पे हम डार्विनवाद की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्रजनन की दर तेज। इसमें प्रजनन की तेज अर्थात जीवों की संख्या में वृद्धि। जितने भी जीव हैं प्रकृति में वे सभी जीवों में अनिवार्य रूप से प्रजनन का गुण पाया जाता है जिससे वे अपने संतानों को जन्म देते हैं और प्रकृति
या एक ही समुदाय के जीवों के बीच में संघर्ष होता है, क्योंकि एक ही जाति के जीवों की जो आवश्यकताएं हैं वो एक जैसी होती हैं। उनके रहने के लिए एक जैसा स्थान चाहिए, भोजन और प्रजनन के साथी, ये सभी एक ही जैसे होते हैं। इसलिए ये स्वजातीय संघर्ष जो है जीवों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो उनमें से जो जीवित रहता है वे ही आगे अपने संतानों को उत्पन्न करता है, बाकी नष्ट हो जाता है। दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। जब एक या एक से अधिक जातियों के बीच में संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है अंतरजातीय संघर्ष, और ये होता है भोजन, आवास आदि के लिए। जैसे मनुष्य है और दूसरे जीव भोजन के लिए अनाजों पर आश्रित रहते हैं, तो स्वाभाविक है मनुष्य भी भोजन के रूप में गेहूं, चावल आदि का उपयोग करता है। दूसरे जीव भी भोजन के रूप में पौधों के पर आश्रित है, वो पौधों को खा लेता है। तो इस संघर्ष में वही जीवित रहेगा जो सबल होगा या जो ज्यादा ताकतवर होगा, तो उसे कहते हैं अंतरजातीय संघर्ष, जिसमें दो अलग अलग जातियों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। तीसरा संघर्ष है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष में जीव वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है या बदलाव है, क्योंकि वातावरण की दशा जो एक जैसी नहीं होती, कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा, कभी पानी, तो ये सब वातावरणीय दशाएं हैं। इन दशाओं पर मतलब जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उनके साथ ही जीवों को संघर्ष करना पड़ता है, और वे जीव इस संघर्ष में जीवित रहते हैं, वही आगे अपने जीवन यापन करते हैं। तो ये हुआ आपका जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष प्रजनन की दर में जीवों की संख्या बहुत अधिक संतानों की उत्पन्न होती है, उन संतानों में कमी जीवन संघर्ष के द्वारा होता है, क्योंकि जीवन संघर्ष के द्वारा जो निर्बल होते हैं या कमजोर जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल समर्थ या ताकतवर या प्रबल जीव ही आगे जीवन यापन के लिए जीवित रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका बिंदु विभिन्नताएं एवं वंशागत की। जीवन संघर्ष के दौरान वातावरण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों की आदतों में परिवर्तन होता है, और बदले हुए परिवर्तन के फलस्वरूप जीवों में कुछ नए लक्षण या अंग बनते हैं, और इन अंगों या आदतों के बनने से जीव जो है अपने जनक से भिन्न दिखाई देता है या भिन्न होता है। तो जीवों में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाता है, और इन विभिन्नताओं में से कुछ विभिन्नताएं उपयोगी होती है, कुछ विभिन्नताएं अनुपयोगी होती है। जो विभिन्नताएं अनुपयोगी होती हैं वो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो विभिन्नता उपयोगी होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागत होते चले जाते हैं, और कई वर्षों के पश्चात उसी वंशागत होने वाले लक्षणों की मदद से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला जो पॉइंट है वो है समाज का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। लेमार्क ने ये कहा है कि प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को जीवित रखती है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करते हैं, या वातावरण में परिवर्तन यदि होता है तो उस बदले हुए वातावरण के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं या अनुकूलित कर देते हैं या ढाल देते हैं, और वही जीवित रहते हैं, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि समर्थ या योग्य जीवों का चुनाव प्रकृति करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाता है। अगला बदलते हुए परिवेश के प्रति अनुकूलन। चूंकि वातावरण परिवर्तित होते जा रहा है और जीवित रहने के लिए अपने आप को बदलते हुए वातावरण के अनुसार क्या करते जाता है,
लेमा